गुड मॉर्निंग दोस्तों, सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th की विषय बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों हमने कल बिंदु उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। कल हमने दो बिंदु उत्परिवर्तन पढ़ लिए थे। एक तो पढ़ा था संक्रमण और बच्चों दूसरा पढ़ा था हमने अनुपथन। एक बार आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ, संक्रमण और अनुपथन क्या है। संक्रमण में क्या होता है कि इसमें जो प्यूरीन नाइट्रोजन क्षारक होता है उसका प्रतिस्थापन किससे हो जाता है? प्यूरीन से हो जाता है। और जो पिरिमिडीन होता है उसका प्रतिस्थापन बच्चों किससे हो जाता है? पिरिमिडीन से हो जाता है। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को बच्चों क्या कहते हैं? संक्रमण कहते थे। और अनुपथन में क्या होता है कि प्यूरीन का प्रतिस्थापन किससे हो जाता है? पिरिमिडीन से। और पिरिमिडीन का जो प्रतिस्थापन वो किससे हो जाता है बच्चों? प्यूरीन से हो जाता है। तो इस प्रकार के अनुपथन को क्या कहते हैं? अनुपथन को संक्रमण अनुपथन कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण अनुपथन। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। क्या है बच्चों? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके क्रम में होने वाला जो परिवर्तन है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में, किसमें? न्यूक्लियोटाइड में होने वाला परिवर्तन है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इसमें बच्चों क्या होता है कि एक क्षारक की कमी या वृद्धि से या तो एक क्षारक की कमी हो जाती है या एक क्षारक की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और आगे के जो सभी न्यूक्लियोटाइड होते हैं बच्चों उनका क्रम क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है सभी। या तो एक क्षारक की कमी हो जाएगी या क्या हो जाएगी? वृद्धि। और वृद्धि होने से आगे के जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड है उनका क्रम क्या हो जाता है बच्चों? परिवर्तित हो जाता है। और ऐसे उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं बच्चों? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। दूसरा हम जो पढ़ रहे हैं इसमें वो पढ़ रहे हैं अपरियायक। क्या है बच्चों? अपरियायक। देखिए इधर न्यूक्लियोटाइडों, किसको? न्यूक्लियोटाइडों के प्रतिस्थापन के परिणाम स्वरूप न्यूक्लियोटाइडों का क्या हो जाए? प्रतिस्थापन हो जाए। एक दूसरे को क्या कर दे? प्रतिस्थापित कर दे, यानी हटा दे। परिणाम स्वरूप आनुवांशिक कोड में परिवर्तन से जब प्रतिस्थापन हो जाएगा एक दूसरे को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। तो उसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिक कोड में क्या आ जाएगा? परिवर्तन। क्या आ जाएगा? और परिवर्तन से दूसरा एमिनो अम्ल क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? जब परिवर्तन आ जाएगा तो दूसरा एमिनो अम्ल जुड़ जाएगा और दूसरा एमिनो अम्ल जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अपरियायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरियायक। इसमें बच्चों पांचवा जो है वो है आपका निरर्थक या समापक। इसमें क्या होता है कि जो आनुवांशिक कोड होते हैं उनका परिवर्तन इस प्रकार होता है कि लास्ट में समापक कोडोन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? समापक कोडोन। और समापक कोडोन आने से बच्चों श्रृंखला क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो देखिए इधर यदि आनुवांशिक कोड, क्या आनुवांशिक कोड इस प्रकार परिवर्तित होता है, किस प्रकार? जिससे आधे रास्ते में ही समापक कोडोन बन जाता है। आधे रास्ते में क्या बन जाता है? समापक कोडोन बन जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? निरर्थक या समापक कहते हैं। देखिए ये श्रृंखला चल रही है गुआनिन एडेनिन गुआनिन एडेनिन, ये श्रृंखला चल रही है और इस आधे रास्ते में ही एक समापक कोडोन क्या आ गया है बच्चों? UAA। क्या आ गया है? UAA। तो ऐसे उत्परिवर्तन को निरर्थक क्या कहा जाता है? समापक। क्योंकि ये समापक कोडोन है, इसके आने पर श्रृंखला क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। नेक्स्ट जो बच्चों हम पढ़ रहे हैं इसमें है वो निक। क्या है? निक। तो निक में क्या होता है कि इस प्रकार के जीन उत्परिवर्तन में न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन से, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? परिवर्तन से कोई भी, चाहे न्यूक्लियोटाइड में कितना भी परिवर्तन क्यों न आ जाए, लेकिन कोई भी फिनोटाइपिक यानी लक्षण फिनोटाइप, कोई भी उसका बाहरी दिखावट चेंज नहीं होती है, यानी उसमें कोई भी बाहरी परिवर्तन
नहीं आता है तो इसे क्या कहते हैं, निक कहते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इस प्रकार के जीन उत्परिवर्तन में न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन से कोई भी फिनोटाइप परिवर्तन नहीं आता है। न्यूक्लियोटाइड में कितना भी चाहे क्या नहीं हो जाए, परिवर्तन हो जाए, लेकिन फिनोटाइप कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, एक पढ़ लिया हमने बिंदु उत्परिवर्तन पढ़ लिया है, दूसरा जो पढ़ रहे हैं वो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, या इसको बच्चों गुणसूत्रीय विवर्तन भी कहते हैं। तो क्या है, गुणसूत्र की संरचना में यदि कोई परिवर्तन आ जाए, क्या आ जाए, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाला कोई नया चेंज है उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये किससे उत्पन्न होता है बच्चों, गुणसूत्र की संरचना में। तो देखिए गुणसूत्र की संख्या अथवा किसमें, संरचना में होने वाला जो परिवर्तन है उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विवर्तन कहते हैं। किसमें, या तो उसकी संख्या में कोई परिवर्तन आ जाए या संरचना में कोई परिवर्तन आ जाए, तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं बच्चों, गुणसूत्रीय विवर्तन या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये बच्चों दो प्रकार का होता है। जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला जो प्रकार है हम पढ़ रहे हैं गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या है, गुणसूत्र की संरचना में। तो देखिए ये संरचना में परिवर्तन उत्पन्न होता है। यदि गुणसूत्र की नाम से स्पष्ट हो रहा है संरचना में परिवर्तन, तो यदि गुणसूत्र की संरचना में ही कोई चेंजेज आ जाए तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन कहते हैं। ये किस में उत्पन्न होता है बच्चों, संरचना में परिवर्तन के कारण क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। और ये निम्न चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, चार प्रकार का। पहला पढ़ रहे हैं हम इसमें, वो आपका है बच्चों विलोपन। क्या है, विलोपन। तो यदि गुणसूत्र में, यदि गुणसूत्र पर एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की क्या हो जाए, कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी या विलोप हो जाए, कमी कह लो या विलोप कह लो, तो उस प्रकार के उत्परिवर्तन को क्या कहेंगे, विलोपन कहेंगे। देखिए गुणसूत्र पर एक या एक से अधिक जीन की कमी होने के कारण, गुणसूत्र पर या तो एक या एक से अधिक जीन की कमी होने के कारण जो उत्पन्न परिवर्तन है उसको बच्चों क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। क्या कहते हैं, वो विलोपन कहलाता है। इसके दूसरे शब्दों में अपन यदि इस डेफिनेशन को व्यक्त करें तो क्या होगी, किसी गुणसूत्र के बड़े या छोटे एक केंद्रीय खंड की कमी होना। केंद्रीय खंड नहीं, किसकी, एक केंद्रीय, केंद्र बिंदु नहीं, बिल्कुल ए बी सी डी ई, तो इनका जो केंद्र बिंदु वो क्या है, सी। क्या है, सी। तो क्या कह रहा है, किसी गुणसूत्र के बड़े या छोटे एक केंद्रीय खंड में, इस केंद्रीय खंड में नहीं, ये तो केंद्रीय खंड है, लेकिन इसके अलावा मान लो इस खंड में हो जाए, इसमें हो जाए, तो एक केंद्रीय खंड में कमी होना तो क्या कहलाता है बच्चों, विलोपन कहलाता है। क्या कहलाता है, विलोपन कहलाता है। अब यदि किसी गुणसूत्र में अंतस्थ भाग पर, लास्ट वाले भाग पर अंतस्थ भाग की कमी होती है तो बच्चों उसे कौन सा विलोपन कहते हैं, अंतस्थ विलोपन। लास्ट छोर पर कमी होती है, मान लो इस वाले इस पर कमी होती है, ये सामान्य गुणसूत्र, और गुणसूत्र पर क्या उपस्थित है बच्चों, जीन उपस्थित है। यदि गुणसूत्र के इस वाले भाग में विलोपन होता है, लास्ट अंतस्थ भाग में विलोपन होता है, तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, हम अंतस्थ विलोपन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ विलोपन। जबकि बीच खंड का, कौन से खंड का, बीच खंड का दो भागों में टूटना क्या कहलाता है बच्चों, अंतराली विलोपन कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतराली। यदि ये श्रृंखला बनी हुई है और यदि यहाँ से विलोपन हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ से विलोपन, तो दो खंड बन जाएंगे, एक तो ये वाला खंड, एक ये वाला खंड बन जाएगा। तो दो खंड बनने से, तो ऐसे विलोपन को यदि गुणसूत्र बीच खंड में से टूटता है तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, अंतराली विलोपन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराली। और यदि लास्ट छोर पर से टूटता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतस्थ। और यदि बीच में से दो भागों में टूटता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतराली विलोपन कहते हैं। ये बच्चों सामान्य गुणसूत्र है, आप देख रहे हैं, और गुणसूत्र के ऊपर क्या उपस्थित है, जीन उपस्थित है। और ये उत्परिवर्तित गुणसूत्र क्या है बच्चों, उत्परिवर्तित गुणसूत्र है। इसमें जो विलोपित खंड है, विलोपित जो जीन है वो क्या है, बी। यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इस उत्परिवर्तित गुणसूत्र में बी नहीं है, वो क्या हो गया बच्चों, विलोपित हो गया। क्या हो गया, वो विलोपित हो गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्थानांतरण। क्या पढ़ रहे हैं? स्थानांतरण। और स्थानांतरण को इंग्लिश में बच्चों ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र का विलोपित भाग है जो किसी दूसरे कैसे गुणसूत्र पर असमजात यानी विपरीत, समान नहीं असमान या असमजात गुणसूत्र पर जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरण। एक बार इसको समझ लो दोबारा से। इसमें गुणसूत्र का विलोपित जो भाग है वो दूसरे किसी असमजात गुणसूत्र पर जुड़ जाए। किस पर जुड़ जाए? असमजात गुणसूत्र पर जुड़ जाए तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरण। अब यदि दो असमजात गुणसूत्र आपस में खंडों का आदान प्रदान करते हैं, कितने? दो असमजात गुणसूत्र यदि खंडों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे समद्विपार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समद्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं या व्युत्क्रम स्थानांतरण कहते हैं। यदि दो असमजात गुणसूत्र आपस में गुणसूत्र खंडों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? व्युत्क्रम स्थानांतरण या द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। एक इसी प्रकार एक पार्श्विक होता है, इसको भी समझ लीजिए। जब केवल एक ही गुणसूत्र का कोई खंड, एक ही गुणसूत्र का कोई खंड किसी दूसरे के साथ जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? एक पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पार्श्विक। पहले ये समझ लीजिए बच्चों, ये था समद्विपार्श्विक वाला या द्विपार्श्विक वाला, व्युत्क्रम वाला। तो इधर देखिए, इसमें पहले हम इसमें ये गुणसूत्र है और गुणसूत्र पर क्या उपस्थित है? जीन उपस्थित है। क्या उपस्थित है? जीन। ये भी गुणसूत्र है और गुणसूत्र के ऊपर क्या उपस्थित है? जीन उपस्थित है। ये भी गुणसूत्र है और इसके ऊपर क्या उपस्थित है? जीन उपस्थित है। ये दो असमजात गुणसूत्र है। क्या है? असमजात गुणसूत्र। इनमें इन गुणसूत्र की जो ये हैं खंड है, इनका आपस में क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है। ये गुणसूत्र का खंड यहाँ पर चला जाता है और ये गुणसूत्र का खंड यहाँ पर चला जाता है। तो देखिए जुड़ जाते हैं ए बी सी डी ई और इसके बाद क्या आ गया है? पी क्यू आर एस टी। तो ये खंड यहाँ पर चला गया है और जो ये वाला खंड है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए के एल एम एन ओ ये खंड है यहाँ पर और इसके साथ कौन सा खंड जुड़ गया है? ये वाला खंड आकर यहाँ पर जुड़ गया है, एफ जी एच आई जे। तो इस प्रकार के स्थानांतरण को बच्चों क्या कहते हैं? व्युत्क्रम स्थानांतरण या द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। तो एक ऊपर उदाहरण हमने लिख रखा है साधारण स्थानांतरण है। ये व्युत्क्रम स्थानांतरण था, ये कैसा था बच्चों? साधारण। इसमें ए बी सी डी डी ई एफ जी एच आई ये गुणसूत्र के ऊपर क्या उपस्थित है? जीन उपस्थित है, ए बी सी डी। और यहाँ पर दूसरे गुणसूत्र है समझात के एल एम एन और ये इसकी दूसरा खंड है ओ पी क्यू आर। तो यहाँ पर इस वाले में देखिए यहाँ पर क्या उपस्थित है? डीई। क्या उपस्थित है? डीई। लेकिन ये डीई किसके साथ जुड़ जाता है? इस दूसरे असमजात गुणसूत्र के साथ आकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, लेकिन इसमें क्या नहीं है? डीई नहीं है। डी क्या हो गया? हट गया और ये हट कर बच्चों किसके साथ जुड़ गया है? इस दूसरे वाले असमजात गुणसूत्र के साथ आकर क्या हो गया है? जुड़ गया है। तो ऐसे क्या कहते हैं बच्चों? स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी दो स्थानांतरण होता हमने पढ़ा, एक व्युत्क्रम स्थानांतरण या इसे द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। एक क्या होता है? एक पार्श्विक होता है। क्या होता है? एक पार्श्विक। जब गुणसूत्र का कोई एक खंड दूसरे के साथ जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? एक पार्श्विक। और जब दो खंडों का बच्चों आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक। नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है बच्चों प्रतिलोपन। बच्चों प्रतिलोपन में क्या होता है कि गुणसूत्र का भाग दो खंडों पर से टूटता है और दो खंडों पर से टूटकर 180 डिग्री के कोण पर घूमकर पुनः क्या हो जाता है? वो जुड़ जाता है। तो ऐसे स्थानांतरण को क्या कहते हैं? प्रतिलोपन या क्या कहते हैं? प्रतिपन कहते हैं। तो देखिए प्रतिलोपन में गुणसूत्र का एक भाग उल्टे क्रम में पुनः व्यवस्थित हो जाता है। क्या हो जाता है? पुनः व्यवस्थित हो जाता है। इसमें गुणसूत्र जो बिंदु है वो दो बिंदुओं पर
टूटता है और टूटा हुआ जो खंड है वो कितने पर घूम जाता है, 180 डिग्री पर घूमकर बच्चों पुनः क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्रतिलोमन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिलोमन। और नीचे लिख रहा है इस टूटे हुए खंड में जीन का क्रम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा। तो देखिए ये गुणसूत्र है और गुणसूत्र के ऊपर क्या उपस्थित है बच्चों, जीन उपस्थित है। तो इसमें जो गुणसूत्र है, मान लो यहाँ से ये गुणसूत्र टूटा है, दो खंडों से गुणसूत्र क्या हो गया है, टूट गया है, और ये गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री पर घूम जाएंगे, ऐसे घूम जाएंगे, ऐसे। यहाँ तक बच्चों क्या हो जाएगा, ये 90, और ये दोबारा इसी रेखा पर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री पर क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे। देखिए ये घूम रहे हैं, गुणसूत्र क्या हो गए, घूम रहे हैं, और घूम कर दोबारा से क्या हो गए, उल्टे क्रम में जुड़ गए। यहाँ पर EFGH था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टे हो गए, HGFE हो गया। तो पुनः इनका क्रम क्या हो गया बच्चों, उल्टा हो गया है, और ये पुनः 180 डिग्री पर क्या हो गए, घूमकर दोबारा से जुड़ गए हैं। तो इस प्रकार के इसको क्या कहते हैं, प्रतिलोपन, या बच्चों क्या करते हैं, प्रतिपन। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।